गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग हो गया, पढ़ाई की तरफ चले। देखो कल क्या पढ़ा था हमने? कल हमने इस चैप्टर का सेकंड पढ़ाव चालू कर दिया था और वो था धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति यानी कि ओक्यूरेंस ऑफ मेटल। अब धातुओं की प्राप्ति आप कैसे करोगे? धातु की प्राप्ति करोगे कि सर हमें ये पता है कि धातु मिलती है हमें नीचे से यानी कि मृदा से, और उन्हें बोला जाता है खनिज, यानी कि मृदा में पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों के रूप में उपलब्ध धातुओं को क्या बोला जाता है? खनिज। और वो जो खनिज है, वो खनिज अगर किसी विशेष स्थान पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उनको उन खनिजों से धातुओं को निकालना बहुत ज्यादा लाभकारी हो या बहुत इजी तरीके से हम उनको रिमूव कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं अयस्क। ये दोनों चीजों की मैंने बताया था तुम्हें कि धातु से खनिजों से अयस्कों को आप कैसे अलग करोगे, या फिर किसी भी खनिज या किसी भी अयस्क से धातु को कैसे अलग करोगे। उनके भी तीन तरीके थे। पहला तरीका वो था कि अधिक क्रियाशील वाली धातुओं को कैसे करोगे, मध्यम क्रियाशील धातुओं को कैसे करोगे, और निम्न क्रियाशील धातुओं को कैसे करोगे। एक बार मैं खनिज और अयस्क की डेफिनेशन वापस डाल देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में रहेगा वो। तो सबसे पहले देखो खनिज। मिनरल। खनिज पर नोटिस करना, मिनरल। खनिज किसे कहते हैं? मृदा में पाए जाने वाले, मृदा में पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों। मृदा में पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, मृदा में पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को क्या बोला जाएगा? खनिज बोला जाएगा। और अयस्क किसे कहेंगे? अयस्क। अयस्क मतलब और, अयस्क का मतलब और। अयस्क किसे कहेंगे? अयस्क का मतलब है किसी खनिज में अधिक मात्रा में उपस्थित, किसी खनिज में अधिक मात्रा में उपस्थित, किसी खनिज में अधिक मात्रा में उपस्थित धातु जिसको आसानी से या लाभकारी, जिसको आसानी से या लाभकारी तरीके से, आसानी से या लाभकारी तरीके से प्राप्त किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाता है। अयस्क कहलाता है। ये लो, ये तो डेफिनेशन हो गई किसकी? खनिज की और अयस्क की। अब खनिज का मतलब ये है कि मृदा से जो भी आप निकाल रहे हो ना, तत्व निकालो, यौगिक निकालो, किसी भी टाइप का कुछ भी, कोई भी पदार्थ आपको मिल रहा है उसे आप खनिज बोल रहे हो। ठीक है, और खनिजों को हम अयस्क भी कहते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। कौन से खनिज अयस्क होंगे? वही खनिज अयस्क होंगे जिनको हम लाभकारी तरीके से आसानी से अलग कर सकते हैं और वो किसी स्थान पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये सारी चीजें मैं कल बता चुका तुम्हें। ठीक है, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए, जैसे मैं वापस बताऊं तुम्हें। एक तो है ZNS। कल वाला टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया? आज आपको सारी बातें क्लियर होने लग जाएगी आराम से। ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद, सॉरी पूरी क्लास लेने के बाद। ठीक है, ये क्या है? जिंक सल्फाइड, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ZnI2, जिंक आयोडाइड, ZnNO3 का होल ट्वाइस। अब ऐसे में जिंक के बहुत सारे प्रोडक्ट पाए गए। देखो ये सब जिंक के खनिज है, सुनना ध्यान से, नोटिस करना, गौर करना। ये सब जिंक के खनिज है और ये सब जिंक के अयस्क भी है। ये सब जिंक के खनिज है और ये सब जिंक के अयस्क भी है। लेकिन जिंक के अयस्क आप किसे बोलोगे? जिंक के अयस्क हम उसे बोलेंगे
जिनको इजी तरीके से निकाल सकते हैं, जिनको सस्ते तरीके से निकाल सकते हैं, लाभकारी तरीके से अलग किया जा सकता है। जैसे ZnS क्या है, अयस्क है। ZnCO3 क्या है, अयस्क है। अयस्क। वैसे ये चारों खनिज है, वैसे ये चारों खनिज है, लेकिन चारों अयस्क नहीं है। चारों खनिज है लेकिन चारों अयस्क नहीं है। इनमें से अयस्क आप किसे बोलोगे, अयस्क बोलोगे जिंक सल्फाइड को और जिंक कार्बोनेट को, जिंक सल्फाइड को और जिंक कार्बोनेट को। तो ये चारों खनिज, सॉरी हाँ, तो ध्यान रखना ये सारे के सारे खनिज है, लेकिन इनमें हम अयस्क इनको ही बोलेंगे, सिर्फ ZnS को और ZnCO3 को। तो कल मैंने एक लाइन बताई थी तुम्हें लास्ट में कि सभी खनिज, सॉरी सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। मैं लिख देता हूं एक बार, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क, आवाज नहीं, बोर्ड क्लास है आपकी, इसे पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। एक बार मेरे को बताना है ईमानदार से, ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। ठीक है, गई सर। अरे ये है ना, आवाज को बंद कर यस दो। सर। ठीक है, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। देखो ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, लेकिन क्या चारों ही खनिज अयस्क है? क्या नहीं है। अयस्क ओनली ये दोनों है, लेकिन ये भी अयस्क है, ये भी अयस्क है, तो अयस्क तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो तभी मैंने लिखा सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ये याद रखना, ये इसका मतलब था। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब आप पॉइंट पर आ जाओ जो मैंने डाल रखा है, और पॉइंट है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण। और बताओ धातु किस रूप में उपलब्ध है? धातु उपलब्ध है अयस्क के रूप में। किस रूप में उपलब्ध है? मान लो आप एक कोई विशेष स्थान है जहां पर आपको जिंक धातु बहुत ज्यादा मिल गई, कोई स्थान है जहां पर आपको कॉपर धातु बहुत ज्यादा मिल गई, कोई स्थान है जहां पर आपको एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा मिल गई। तो ध्यान रखना, अगर किसी विशेष स्थान पर आपको किसी धातु की प्राप्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको ऐसा लगे कि इस स्थान पर बहुत ज्यादा कॉपर मिलता है और उस कॉपर को आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो, कम खर्चे पर निकाल सकते हो, तो उसी कॉपर वाले खनिज को हम बोलेंगे कॉपर का अयस्क। क्या बोलेंगे उसको? कॉपर का अयस्क बोलेंगे। तो जो धातु अलग करोगे ना आप, धातु वो अयस्क से करोगे। जैसे हमें यहाँ से जिंक अलग करना है, हमें यहाँ से जिंक अलग करना है, तो यहाँ से जिंक किससे अलग करोगे? ZnS से। यहाँ से जिंक किससे अलग करोगे? ZnCO3 से। हमें अयस्क से धातुओं को क्या करना है? अलग करना है। अयस्क से धातुओं को क्या करना है? अलग करना है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण। तो इसके लिए देखो मैं पहले एक पूरा चार्ट बनाऊंगा। अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण का चार्ट ऐसे बनेगा, एक अधिक क्रियाशील वाली धातुओं के लिए, एक मध्यम वाली धातुओं के लिए, और एक निम्न क्रियाशील धातुओं के लिए जो अनअभिक्रियाशील होती है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो अयस्क। इस चार्ट को ढंग से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहां पर मैंने लिख दिया अयस्क, इसके जस्ट नीचे अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। सांद्रण का मतलब यह है कि अयस्क में से हम धातु अलग कर रहे हैं, अयस्कों को सांद्रित कर रहे हैं, अयस्क में से धातु को रिमूव कर रहे हैं। अलग अलग तरीके लगाएंगे हम। जगह कम पड़ेगी, ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा एक बार, ये मिटा देता हूं। देखो सबसे पहले अयस्क और
सबसे पहले क्या लिखोगे, अयस्क, फिर उसके जस्ट नीचे अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। अब जो अयस्क का सांद्रण है वो 3 तरीके से होगा। अयस्क का सांद्रण, अगर ये चार्ट समझ लिया ना, ऐसा समझ लो, चार्ट समझने का मतलब है धातुओं की प्राप्ति वाला टॉपिक आपने 80% सीख लिया। बाद में तो क्या आपको रिएक्शन याद करनी है, मतलब तो यहाँ समझ में आएगा ना पूरा। बाद में तो क्या करोगे, अभी क्रियाओं को रटना है, वो तो रट लेना, उसमें क्या है। इसलिए ये चार्ट आप बिल्कुल इजीली और ऑनेस्टली समझोगे। ये लो, 3 तरीके से अयस्क का सांद्रण, 3 तरीके से मतलब अयस्क, अयस्क आप समझ रहे हो कि हम धातु को अलग करने वाले हैं, और धातु अकेली नहीं होती, धातु अकेली नहीं होती, धातु किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ी हुई है, या तो सल्फर के साथ या CO3 के साथ। और जब धातु सल्फर और CO3 के साथ जुड़ जाती है तो हम उसे धातु ना बोलकर क्या बोल देते हैं, अयस्क कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अयस्क। और उसी अयस्क से हम धातुओं को क्या करने जा रहे हैं, सांद्रित करने जा रहे हैं, अलग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अधिक क्रियाशील धातुएं, अधिक क्रियाशील, और आपको पता है अधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी है, ऊपर से आ जाएगा कैसे, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये सब अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। अधिक क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है, करीना ने कार मांगी, याद रख लेना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब अधिक क्रियाशील धातु में आती है। अब इनको कैसे अलग करोगे, इसका तो मैंने कल भी तरीका बताया था कि अधिक क्रियाशील धातुओं को अलग करने का सबसे बेटर तरीका है, पहले तो इन धातुओं को गलित अवस्था में लाना पड़ेगा, इनका जलीय विलयन बनाना पड़ेगा, फिर इनको गलाकर इनमें विद्युत धारा क्या कर दी जाती है, अपघटित कर, सॉरी, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है, तो उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन के कारण हम धातुओं को क्या कर लेंगे, आराम से अलग कर लेंगे। तो इसके आप इसके नीचे क्या लिखोगे, चार्ट में आप लिखोगे धातुओं को गलित अवस्था में लाना, धातुओं को गलित अवस्था में लाना। उसके बाद क्या करोगे, गलित अवस्था में लाने के बाद, गलित अवस्था में लाने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, और लास्ट में क्या मिलेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद आप लास्ट में बोलोगे यहां जाकर हमें मिलेगी शुद्ध धातु, शुद्ध धातु। ये लो, तो ये तो काम हो गया अधिक क्रियाशील धातुओं वाले अयस्कों को। अधिक क्रियाशील वाले धातुओं के अयस्कों को आप कैसे अलग करोगे, ये धातुएं, इनको पहले आप गलित अवस्था में लाओगे, इनका जलीय विलयन तैयार होगा, ये मैं पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये मत समझो कि चार्ट बनाने से हमारा काम हो गया, ये बिल्कुल पढ़ाया जाएगा आपको। धातुओं को गलित अवस्था में लाया जाएगा, बीकर में डालकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, और वहां आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये धातु हमें मिल चुकी है, धातु क्या हो चुकी है, पृथक हो चुकी है। ओके, तो ये तो काम हो गया किसका, अधिक क्रियाशील धातुओं का। अब देखो नंबर 2, और नंबर 2 में कौन सी आएगी, मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातुएं। और मध्यम क्रियाशील धातुएं कौन सी आएगी, जिंक, हाँ Fe के बाद में आएगी ना जिंक वगैरह, करीना ने कहा अल्टो, जेन, फराज, जिंक से मान लो जे Fe, ये सब मध्यम क्रियाशील है। SN वगैरह ये आगे सारे, ठीक है। जिंक और Fe पर कंसंट्रेट करो, ज्यादा जिंक पर, ठीक है। ये कौन सी धातु होगी, मध्यम क्रियाशील धातु है। अगर ये धातुएं अयस्क के रूप में मौजूद है तब हमें इनको अलग करना पड़ेगा, अयस्क का सांद्रण करना पड़ेगा। और कैसे करोगे, नोटिस करो इसको, इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। देखो एक एग्जांपल ले लिया, मान लिया मैंने जिंक वाला एग्जांपल ले लिया, तो ये तो मैटर अलग हो, इस पर तो आपको ध्यान ही नहीं देना, ये तो बाद में ध्यान देना आपको। आप इस पर आ जाओ, ये जो मध्यम क्रियाशील धातु है ना, ये कौन से अयस्क के रूप में मौजूद होती है, सल्फर और कार्बोनेट। कल भी बताया था मैंने, अयस्क जो जिंक है,
हाँ, एक तो सल्फर के रूप में मौजूद रहेगी और किसमें, CO3 के रूप में। कार्बोनेट। जब जिंक सल्फर के साथ जुड़ेगी तो वो किसका अयस्क हो जाएगा, सल्फर का अयस्क, मतलब सल्फाइड अयस्क बोल देंगे उसको, और एक को बोल देंगे कार्बोनेट अयस्क, यानी कि जिंक सल्फाइड और जिंक सल्फाइड और कार्बन। क्या हुआ, जिंक सल्फाइड और कार्बोनेट। हाँ, जिंक सल्फाइड। कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है क्या, पूछो। नो सर। ओके, देखो जिंक सल्फ, ये जो जिंक है ना, जिंक, आप जिंक को अलग करने जा रहे हो, आप तो नॉर्मल समझा करो हर चीज को। जिंक को किससे अलग करोगे, सल्फर से, और एक दूसरे तरीके में जिंक को आप अलग करोगे CO3 से। किससे अलग करोगे, CO3 से। तो जिंक अगर सल्फर के साथ विद्यमान है तो उसको बोलेंगे जिंक सल्फाइड, यानी कि सर ये जिंक का सल्फाइड है, यानी कि ये सल्फर का अयस्क हो गया, सल्फाइड अयस्क हो गया। अगर जिंक कार्बोनेट के साथ जुड़ी हुई है तो वो किसका अयस्क हो गया, कार्बोनेट का। किसका अयस्क हो गया, कार्बोनेट का। दोनों को अलग अलग तरीके से अलग करते, देखो हम कैसे, इनको हम लिखेंगे, एक तो लिखेंगे सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, समझ गए होंगे सल्फाइड अयस्क कौन सा, ZnS, ZnS। और एक हो जाएगा, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, कार्बोनेट अयस्क। वेरी गुड, कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। ओके ठीक है, ये हो जाएगा ZnCO3। तो बताओ जब जब जिंक आपकी सल्फाइड के रूप में मौजूद है, सल्फाइड अयस्क है, आप इसको कौन सी विधि के द्वारा अलग करते हो, भर्जन विधि के द्वारा, भर्जन विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा अलग होगा, भर्जन, भर्जन विधि के द्वारा। विधि के द्वारा। और ये निस्तारण निस्तारण। निस्तारण। ओके, ये हो गया निस्तारण विधि के द्वारा, एक भर्जन विधि के द्वारा और एक हो गया निस्तारण विधि के द्वारा। ठीक है, दोनों विधियां सेम है, बस फर्क इतना सा है कि भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क को अलग किया जा रहा है और निस्तारण विधि में कार्बोनेट अयस्क को अलग किया जा रहा है। विधियों में कोई चेंज नहीं है, विधियां सेम है कि वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को और कार्बोनेट अयस्क को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जब गर्म किया जाता है तो सल्फर और कार्बोनेट तो निकल जाता है, ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है, तो क्या बन गया, धातु का ऑक्साइड, क्योंकि जिंक के साथ ऑक्सीजन आ गई ना, तो धात्विक ऑक्साइड बन गया। फिर उस धात्विक ऑक्साइड का हम अपचयन करते हैं, और अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का निकलना। जब धात्विक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाएगा, जब अपचयन हो जाएगा, तो शुद्ध धातु मिल गई ना। बिल्कुल इजी तरीका है, आप सोच कर देखो, समझ कर देखो। मरवा दिया ना, यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, आपको कैसे दिखेगा। देखो भर्जन और निस्तारण दोनों विधियों में क्या मिलता है हमें, दोनों विधियों के अंदर, दोनों विधियों के अंदर क्या करें, यहाँ जगह नहीं दिख नहीं रहा ना आपको, थोड़ा सा ही बच रहा होगा, दिख रहा है सर। इतनी सी तो जगह है, मेरा हाथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा अभी तक नहीं। एक काम करूंगा, ये जो भर्जन और ये जो निस्तारण है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, समझ लो, समझ लोगे ना आप यहाँ से। यस सर। यहाँ पर एक तो आ गया भर्जन और इधर क्या आया, निस्तारण। निस्तारण। ठीक है, ये भर्जन और ये निस्तारण, ये किसका था, सल्फाइड अयस्क का, और ये किसका था, कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट। अब दोनों का सेम मेथड है, कार्बोनेट। हाँ बिल्कुल, देखो दोनों में सेम मेथड। सेम मेथड का मतलब ये है कि भर्जन विधि में भी सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, जबकि निस्तारण विधि में कार्बोनेट अयस्क को क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। और जब दोनों विधियों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यहाँ पर बन जाएगा धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। ऑक्साइड। इसमें भी धातु का ऑक्साइड बनेगा, इसमें भी धातु का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मतलब ZnO क्या बन जाएगा, ZnO। तो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक धातु है ना, तो धातु ऑक्साइड का मतलब ऑक्साइड, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड बन गया। अब बताओ आपको अगर ये जिंक अलग प्राप्त करनी है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन को निकाल दो, जो ZnO मिला है ना उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दो। और हमने पढ़ा है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया,
अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल जाती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन। अपचयन। ऑक्सीकरण। इस धातु अपचयन। ऑक्साइड का क्या करना पड़ेगा? अपचयन। अपचयन। अपचयन का मतलब अपचयन ऑक्सीजन करना जाता पड़ेगा। रहेगा यहाँ से, और जैसे ही अपचयन होगा हमें यहाँ पर मिल जाएगी शुद्ध जिंक। हाँ जिंक। एग्जाम्पल हमने जिंक का ले रखा था, तो जिंक जरूरी नहीं जिंक की मिले, एफी भी तो मिल सकती है ना, लेकिन अयस्क किसका होगा फिर? वो एफी का। टिन भी तो मिल सकती है ना, लेकिन वो अयस्क किसका होगा? टिन का। बताओ भली बात ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? आ गया सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस सर। अति क्रियाशील यस खत्म, सर। मध्यम क्रियाशील खत्म, और लास्ट में बच रहा है कौन सा? निम्न कम क्रियाशील। क्रियाशील। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले कम ही क्रियाशील। ऊपर बना लेता हूँ, 3 नंबर वाला। ये दिखता ही नहीं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जगह ही नहीं है यहाँ पे। चलो एडजस्ट करते हैं। निम्न क्रियाशील, निम्न क्रियाशील। अब निम्न क्रियाशील धातु। अब निम्न क्रियाशील धातु है तो कौन सी आ गई? वो तो नीचे वाली धातु आ गई, गोल्ड, सॉरी मरकरी आ गई, ठीक है, सोना आ गई, चांदी आ गई, ये वाली धातु आ गई, ठीक है। एक तो आ गई Hg, और क्या आ गई? Ag। कॉपर भी आएगा इसमें, ध्यान रखना, Hg, कॉपर और Ag। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना आप, सबसे ज्यादा नोटिस करना आपको जिंक पर, Fe पर, इधर सोडियम, पोटेशियम और सोडियम पर, और इधर नोटिस करोगे Hg और कॉपर पर। बस जहां जहां मैंने गोले बना दिए एल्यूमिनियम वहां आपको मध्यम नोटिस करना है। अब देखो, अब क्या करना हमें? अब करना ये है कि जो निम्न क्रियाशील धातुएं हैं और वो जो धातुएं अयस्क के रूप में मौजूद है, तो उन धातुओं को अयस्क से कैसे निकाला जाएगा? जैसे मान लो मरकरी का अयस्क है, कॉपर का अयस्क है, तो उनको कैसे निकाला जाएगा? तो यही तरीका लगाना पड़ेगा। और कल मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, और वो बात ये थी कि जो निम्न क्रियाशील धातुएं होती है ना, वो कभी भी कार्बोनेट अवस्था में नहीं पाई जाती। वो ओनली बताओ कौन सी अवस्था में मिलेगी आपको? कौन से अयस्क के रूप में मिलेगी? सल्फर। हाँ सल्फाइड। हाँ, ये सिर्फ सल्फाइड अयस्क में मिलती है। निम्न क्रियाशील धातुएं कभी भी कार्बोनेट अयस्क के रूप में मौजूद नहीं होती है। बस जब आपको पता लग गया कि सल्फाइड अयस्क के रूप में मौजूद है, तो फिर आपको पढ़ना ही नहीं ना, सल्फाइड अयस्क वाला पैंतरा लगा लो, ये रहा, सेम मेथड है। तो देखो ये जो धातुएं हैं ये किस रूप में पाई जाएगी? सल्फाइड अयस्क। किस रूप में मौजूद है? सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड। अब जो सल्फाइड अयस्क है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल के तौर पर ले लिया हमने HgS या CuS, कॉपर सल्फाइड हो गया, Cu2S, सॉरी Cu2S, ये ले लिया, कॉपर सल्फाइड के रूप में मौजूद है। अब इस सल्फाइड अयस्क को, इस सल्फाइड अयस्क में से, ये जो सल्फाइड अयस्क है इसमें से कॉपर को कैसे अलग किया जाता है? कौन सा मेथड लगाओगे? वर्जन। निस्तारण विधि। निस्तारण कार्बोनेट के लिए आता है, गलती मत करो। वर्जन। हाँ, ये दिमाग में डालना, सल्फाइड के लिए क्या आएगा? बताओ, अभी ये हालत है, रनिंग क्लास में, रिसेंटली क्लास में हम गलतियां कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में क्या होगा? कार्बोनेट, फिट कर लो दिमाग में, कार्बोनेट निस्तारण, सल्फाइड भर्जन, ठीक है। तो सल्फाइड के लिए कौन सा मेथड लगेगा? भर्जन वाला मेथड लगा दिया, भर्जन। अब जैसे ही भर्जन होगा, भर्जन में तो हम जानते हैं कि जो सल्फाइड अयस्क है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो धातु का ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड। ये लाइट से नजर नहीं आ रहा ना, देखो अभी दिख तो रहा ना? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो ये भर्जन, और यहाँ पर क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड। क्या बना? धातु का ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड बन गया। अब आपको पता है कि धातु ऑक्सीजन से जुड़ चुकी है, ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या होगा? अपचयन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला मेथड ही है,
ठीक है, धातु का ऑक्साइड बन गया तो हमने क्या किया था यहाँ पर अपचयन, और अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन हट जाएगी और क्या बन जाएगी, शुद्ध धातु। ठीक है, ये है अपचयन, और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन हट गई। और बताओ लास्ट में आपको क्या मिल गई, शुद्ध कॉपर। बस यही टॉपिक है। चार्ट को ढंग से समझ लो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो एक बार गौर से, नोटिस करो इसको, सोचो समझो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, 2 मिनट दे रहा हूं। फिर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 उठाएंगे। पहले हम कौन सी धातुओं को अलग करेंगे, निम्न क्रियाशील वाली, फिर मध्यम वाली, और फिर सबसे लास्ट में कौन सा पढ़ा जाएगा, अधिक क्रियाशील। ये तो मैंने तरीका बताया है। तो एग्जांपल ले लिए Hg की और कॉपर के। अब मैं पूरा समझाऊंगा कि देखो ये Hg का सल्फाइड है, Hg का अयस्क है, ये कॉपर का अयस्क है, इनको भर्जन विधि लगाकर हम अलग कर रहे हैं। अब ये प्रॉपर तरीका चलेगा, ये तो एक चार्ट चल रहा है, बस चार्ट में समझो आप एक तरीके से। देखो मैं चालू करने जा रहा हूं, निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। ओके, देखो निष्कर्षण। निष्कर्षण, ठीक है। देखो ध्यान देना, यहां करवा रहा हूं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लाइट जलाऊं या ठीक है, सर सही है, सही सही है ना। सही है। देखो पॉइंट नंबर 1 पर देखो, आप पॉइंट नंबर 1 पर आपको क्या पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करना है। तो हेडिंग क्या डालूंगा मैं, निम्न क्रियाशील धातुओं को उनके अयस्क से, धातुएं अयस्क के रूप में मौजूद है ना, निम्न क्रियाशील धातुओं को उनके अयस्क से पृथक करना, यह हेडिंग हो गई। निम्न क्रियाशील धातुओं को उनके अयस्क से पृथक करना, रिमूव करना। ठीक है, 1 मिनट रुको। हो गया। देखो नंबर 1 वाला मेथड, क्या कर रहे हो बीच में, देखो नंबर 1 वाला मेथड देखो, नंबर 1 वाला मेथड क्या है, निम्न क्रियाशील धातुओं को उनके अयस्क से पृथक करना। तो निम्न क्रियाशील वो वाला देखना आपको, Hg, कॉपर और Ag वाला। मतलब देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट पर आओ, निम्न क्रियाशील धातुओं को उनके अयस्क से पृथक करना। अब कैसे पृथक करोगे, पृथक करने के लिए तो आपके पास सारा चार्ट तैयार है कि जो सल्फाइड अयस्क है, पहले सल्फाइड अयस्क मिलेगा। पहली बात तो निम्न क्रियाशील धातुएं ओनली आपको सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेगी, फिर भर्जन विधि लगानी है, फिर धातु का ऑक्साइड बनाना है, फिर उसका अपचयन करना है, और फिर जाकर मिलने वाली हमें शुद्ध धातु। तो देखो यहाँ पर मैं 2 धातुओं के एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2 धातुओं के एग्जाम्पल। आवाज आ रही ना सही? यस सर। आ रही है सर। एग्जाम्पल बताओ कौन सी धातु है, बताओ कौन सी धातु, कॉपर और Hg। शाबाश। एक तो थी Hg और एक थी कौन सी, कॉपर।
अब ये जो दोनों धातु है ना, कॉपर अब जवाब आप लोग दोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये दोनों धातु हैं, बताओ किस रूप में मौजूद है? मुक्त रूप में। सल्फर अयस्क के सल्फाइड रूप में। सल्फाइड अयस्क, कौन सा अयस्क? कार्बोनेट अयस्क की सल्फाइड अयस्क? सल्फाइड सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क मौजूद है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि दोनों धातु किस रूप में मौजूद है? सल्फाइड सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क। सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी। सल्फाइड अयस्क के रूप में मौजूद है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो पहले एग्जांपल ले रहा हूं मैं मरकरी का। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, HgS, ये हो गया मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या नाम हो गया इसका? मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS प्लस। अब बताओ, सल्फाइड। हाँ, ये जो मरकरी है, जो Hg है, वो किस रूप में मौजूद है? सल्फाइड अयस्क के रूप में मौजूद है। तो मैंने लिख दिया HgS, हो गया ना HgS। अब बताओ क्या करोगे, क्या मेथड लगाओगे आप? अगर सल्फाइड अयस्क है तो कौन सी विधि लगाओगे? भर्जन विधि। भर्जन और विधि। भर्जन विधि में क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। तो इससे गर्म किया क्रिया जाएगा। किससे करवाओगे? ऑक्सीजन से। किससे करवाओगे? ऑक्सीजन। से। देखो हर चीज को समझो, सारा रिजल्ट बोर्ड पर पड़ा हुआ है कि सर हमें पता है कि ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ये अयस्क का सल्फाइड है। भर्जन विधि लगाएंगे। भर्जन विधि का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये चीज गर्म होगी तो यहाँ पर क्या मिलेगा? आप लोग जवाब दो। HgO, HgO। HgO। चार्ट में देख के बताओ, चार्ट में देख के। धातु का ऑक्साइड, वेरी गुड। धातु का ऑक्साइड। क्या मिलने वाला है? धातु का ऑक्साइड। ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड मिलेगा ना। तो देखो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार मैं एक काम करता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ पहले। सल्फाइड अयस्क प्लस O2, यहाँ पर मिलेगा हमें धातु का ऑक्साइड। मिल गया धातु का ऑक्साइड। अब अभिक्रिया डाल